हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहाँ पे क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई क्योंकि इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हिंदुस्तान के भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं। साथ-साथ में चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। मनोज पांडे साहब के बारे में जो उनका स्टेटमेंट आया था जब वो आर्मी चीफ का उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने कहा था कि चाइना इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। इसकी वजूहात क्या हैं और जो नेपाल का विज़िट है नरेंद्र मोदी जी का, उस पे क्या असर पड़ सकते हैं? क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उन कंट्रीज़ के ऊपर जो उसके करीब वाक़या हैं, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो और यकीनन हिंदुस्तान का भी इसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हैं, आना-जाना है और बाय रोड कनेक्टिविटी है, तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना को वहाँ पे पैर जमाने दे। नरेंद्र मोदी जी के हवाले से और बाकी चाइना जो एलएसी का डिस्प्यूट है, उस पे बात करेंगे और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे जनरल अश्वनी सिवाज साहब ने मुझे जॉइन किया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, एक तो नेपाल का जो दौरा किया था, गालिबन 1 रोज़ का दौरा था। क्या ऐसी चीज़ें हुई क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह है कि आप लोग भी बाय रोड कनेक्टिविटी है और चाइना के भी करीब वाक़या है। तो दोनों ममालिक ये चाहते हैं और दोनों बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान भी और चाइना भी, कि वहाँ पे इन कंट्रीज़ के अंदर उनका इन्फ्लुएंस हो। तो क्या कोई चीज़ें हुई नरेंद्र मोदी जी के विज़िट में या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर? हाँ बिल्कुल, देखो फकर, ये सच्चाई है कि जो छोटे छोटे देश जो भारत और चीन के बीच में हैं, जिस प्रकार से नेपाल है, भूटान है और बाकी भी जो देश चारों तरफ भारत के हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और श्रीलंका है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ एक समय से जो चीन है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़े, और नेपाल एक ऐसा देश है जिसके अंदर उसने बहुत बड़ी कोशिश की है। जैसा आपको पता ही है कि अभी जो हालात हैं पाकिस्तान और श्रीलंका, स्पेशली श्रीलंका के, कि आज वो डेप्ट ट्रैप में है। और वो बेसिकली क्योंकि जो चीन के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट भी फेल होगी, बाकी उसका टूरिज्म भी फेल हो गया, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की थी उससे भी नुकसान हुआ। तो एक मैसेज है कि जो इन्वेस्टमेंट चीन करता है, चाहे वो उसने श्रीलंका में की या पाकिस्तान में की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो 62 बिलियन डॉलर का है, या वो कुछ हद तक बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और श्रीलंका में तो है हमन टोटा ही 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है। तो ऐसे में ये साफ दिखता है कि जो चीन है वो जहां पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव से आया है, उन देशों में जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर वो डेप्ट ट्रैप में आ गए हैं और उनकी हालात खराब है। आज श्रीलंका फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर खरीद सके। इसी प्रकार पाकिस्तान की भी हालात कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है और इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है। जो 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए उनको, जो डेट लिया उसको इंटरेस्ट देने के लिए ही, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल निल है और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की भी हालात कोई खास अच्छी नहीं। इसी प्रकार से जो नेपाल है वो भी अगर आप देखें कुछ एक समय से सुर्खियों में था कि वहां पर भी टूरिज्म ने बहुत ज्यादा हिट किया इस बार कोविड-19, और फिर ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई से वहां पर भी फूड, फर्टिलाइजर और आपके जो फ्यूल है उनकी कमी आई है, रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बड़ा हाई है। ऐसे में वहां पर जो चीन है उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो भारत की प्रधानमंत्री की जो ये विजिट थी लुम्बिनी में, जो कि एक जन्म स्थल है महात्मा बुद्ध का, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और 1-to-1 बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबे में। तो वो एक पॉइंट बड़ा आया था कि जिस प्रकार से चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है छोटे छोटे देशों में, इसका डर और शक है कि कहीं आने वाले समय में ये डेब्ट ट्रैप ना चला जाए। और नेपाल भी एक ऐसा देश है कि अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा, पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट रूस करता है तो काफी हैवी इंटरेस्ट से वो लोन देता है और वो छोटे देश वापस नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं
वो आज डेब्ट ट्रैप में चले गए। और इससे जो भारत के रिलेशन है, भारत बताना चाहता है कि जो रिलेशन भारत के साथ है, जिस प्रकार से भारत ने अभी श्रीलंका की मदद की है, हमने 3.8 बिलियन डॉलर दिए हैं, जिसमें करेंसी स्वैपिंग भी है, क्रेडिट लाइन भी है। मगर चीन ने नहीं इतनी मदद की, दे सकता था, और चीन बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, श्रीलंका को बोल रहा है आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो हम आपको अगली मदद देंगे। तो ऐसे में हम यही बता रहे हैं इन देशों को कि आप जो चीन के डेब्ट ट्रैप में धीरे धीरे फंस जाएंगे, क्योंकि धीरे शुरू में तो चीन जो है आपको लोन देगा, मगर आप लोन नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रीजन में, साउथ एशिया में। इसी प्रकार नेपाल को भी ये समझाया गया है, और मुझे लगता है नेपाल को ये बात बड़ी भली भांति समझ आई है कि अगर वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कराने देगा, जो दबदबा रहा चीन का नेपाल में, तो नेपाल भी इसी प्रकार से एक प्रकार से डेट में आ जाएगा। तो ये अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इशू निकल के आया। एक चीज और भी था, मतलब एक चीज मैं पढ़ रहा था कि गालिबन $1 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान हेल्प कर रहा है नेपाल की। तो क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है और इतना गालिबन बड़ा मुल्क भी नहीं है, तो अगर देखा जाए तो बेहतर उनकी कंडीशन है। $1 अरब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हम कह सकते हैं। तो किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है हिंदुस्तान वहां नेपाल के अंदर? देखो, पहली बात तो यह है, नेपाल और भारत के जो है एक कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। जी जी। और ये भी सच्चाई है कि नेपाल की करीब करीब 10 से 12 लाख के लोग भारत के अंदर काम करते हैं। 50,000 के जो हैं वहाँ के नागरिक जी भारत के गोरखा रेजिमेंट के अंदर जवान हैं, और उन्होंने भारत के लिए खून बहाया है। और इसी प्रकार से वहाँ पर जो ट्रेड पार्टनर है, भारत नेपाल का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और अगर आप ज्योग्राफी देखें तो हिमालय के साथ जो टेपर करते हैं वो गैंगस्टिक प्लेन से होके नीचे की तरफ जाता है कलकत्ता के लिए और विशाखापट्टनम। इसका मतलब नेपाल से भारत की तरफ कोई भी रेलवे लाइन और रोड बनाना आसान है। यही रेलवे लाइन और रोड अगर वो चीन की तरफ जाएंगे तो हिमालय जो है वो एक प्रकार से ऑब्स्टिकल है। इसलिए अब जो बात हो रही है कि भारत और नेपाल के बीच में, जो आपने ठीक बताया फकर की $8 बिलियन करीब भारत इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। भारत जो है एक कनेक्टिविटी पे पूरा ध्यान दे रहा है कि वहां पर भारत से सड़कें बने नेपाल जाने के लिए, जिससे नेपाल का जो सामान है आ सके आपका कलकत्ता में भी, विशाखापट्टनम और चिटागोंग में भी, जो कि बांग्लादेश में है। जी जी। और इसी प्रकार रेलवे लाइन, अभी पहली रेलवे लाइन इनॉग्रेट हुई थी भारत से नेपाल के बीच में, जब नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे अप्रैल में यहाँ पर। इसी प्रकार से अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाइडोल प्रोजेक्ट है, जो एनर्जी है, क्योंकि बड़ी काबिलियत है नेपाल के अंदर हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करने की, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल की क्षमता है, वो भी हम उसको एक्सप्लॉइट करके उससे पैसा कमा सकता है नेपाल, भारत भी उससे खरीद सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। फिर हम वहां पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है। पीपल टू पीपल कनेक्ट है। तो एक प्रकार से जो ट्रेड है भारत का और नेपाल का बढ़ना चाहिए, ये काबिलियत है, वो उस पर भी ध्यान। तो एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अब जो रिलेशनशिप है वो एक नए दौर पे पहुंच गया भारत और नेपाल के बीच में। तो अब जब से प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबे आए हैं, जो छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी भारत और नेपाल के बीच में, बॉर्डर इशू था, जी जी बिल्कुल। एक प्रकार से लिम्पुआ अधूरा, लिपू लेक और काला पानी, वो उसके ऊपर भी बातचीत हुई और बताया गया है कि जो बायलैटरली बैठ के समझौते के साथ इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकालेंगे। जी। तो इसके अलावा कोई भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसा रीजन नहीं है। इसलिए जो अभी यही बात आई है कि किस प्रकार से हम नेपाल के अंदर डेवलपमेंट करा सकते हैं। और ऑलराइट। क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए बढ़ोतरी हो सकती है। और अगवा किया है नेपाल की गवर्नमेंट को
कि अगर आप चीन पे ओवर डिपेंडेंट होंगे तो आने वाले समय में आप भी एक प्रकार डेप्थ ट्रैप में पड़ सकते हैं, जिस प्रकार से श्रीलंका का एक बड़ा एग्जाम्पल है और किसी हद तक पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल है। फकर राइट। अच्छा, जनरल साहब एक चीज़ और है, आप लोगों के अभी जब जनरल मनोज पांडे साहब ने चार्ज लिया तो उन्होंने एलएसी के हवाले से उनका एक बयान आया कि चाइना इस डिस्प्यूट को हल करना ही नहीं चाहता, बल्कि शायद उनकी जो पॉलिसी है एक्सपेंशन की उसी के ऊपर अमल पैरा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है, तो फिर शायद उनकी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या मतलब हल क्या है, और जनरल मनोज साहब क्या मतलब माइंड में क्या चीज लेके चल रहे हैं? हाँ देखो, बिल्कुल ठीक बोला आपने फकर। सच्चाई यह है कि अप्रैल 2020 में चीन जो है 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख में आया था जी। और यूनिलैटरली उसने स्टेटस को चेंज किया था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने भी उसके एक महीने के अंदर ही अपनी 3 डिवीजन से ज्यादा मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी लद्दाख में। आज भी हमारी डिप्लॉयमेंट है लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश, और ऐसा लगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एलओसी बन गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे पाकिस्तान के साथ है। जी। और ये सच्चाई है। भारत इसको रिजॉल्व करना चाहता है। भारत चाहता है कि रूस यथास्थिति करे अप्रैल 2020 की। इसका मतलब जो स्थिति अप्रैल 2020 में थी, जो चाइना वहां पर वापस जाए। मगर चाइना अभी तक कुछ एक हद बात हुई है, डिसएंगेजमेंट हुई है, पर वो चंद एक जगहों से हुई है, नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में। अभी भी वो हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग से वापस नहीं गया है। तो जो जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि ये जानबूझ के जो चीन है ये रिजॉल्व नहीं करना चाहता, वो भारत को प्रेशर में डालना चाहता है हरदम। और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है चीन ने, स्पेशली डेप्सांग के और डेमचौक और हॉट स्प्रिंग में। और भारत भी अपनी डिप्लॉयमेंट रख रहा है जितनी चीन की है, जब तक चीन जो है यथास्थिति अप्रैल 2020 की ना करे। मगर आप देखें कि जिस प्रकार से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जहां उसने कम से कम 2000 के करीब गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, जो कि एक्चुअल गांव नहीं है बल्कि एक प्रकार डिफेंडेड लोकेलिटी है वार के टाइम में। उसने अपनी सड़कें, रेलवे लाइन और गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आया है। मगर यह भी सच है, भारत ने भी बहुत जोरों से तरक्की की है। देर आए दुरुस्त आए, हम 7-8 साल से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और अब हमारी सड़कें, हमारी रेलवे लाइन, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी फास्ट कैच कर रही है। और हमें लगता है कि अगले 3-4 साल में हम चीन के से भी आगे निकल जाएंगे। तो जी। अब सच्चाई यह है कि जनरल मनोज पांडे ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार से चाइना की एक एक्सपेरिज्म एटीट्यूड है, वो हाँ। नहीं चाहता कि भारत और जो चीन के बीच में ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व हो, क्योंकि वो भारत को अंडर प्रेशर डालना चाहता है। मगर भारत इसके लिए तैयार है। भारत आज ऐसी सिचुएशन में है कि चीन का बहुत जवाब दे सकता है, वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। और जी। भारत का जो पलड़ा है वो भारी है, स्पेशली एलएसी में, क्योंकि भारत की जो एयर पावर है उसके अंदर एक तो भारत के एयर पावर के जो हवाई जहाज हैं वो उनके अंदर ज्यादा क्षमता है, चाहे वो मिग 29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, अभी रफेल आ गए हैं, अपाचे अटैक हेप्टर है। और इसके साथ साथ भारत की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में है, ज्यादा पे लोड कैरी कर सकती है बिनस्बत चीन के। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन है, इन ऐसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में रहने की आदी है। और तीसरा जो है, भारत की जो नेवी है वो बहुत ज्यादा सक्षम है इंडियन ओशन में, वो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। और चीन का 70 से 80% जो ट्रेड वहां से जाता है ये चीन को भी पता है। मगर ये ओके। सच्चाई है, इसके बावजूद भी चीन ये बॉर्डर को रिजॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहा, जबकि भारत पूरी ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि भारत को प्रेशर में डाले। मगर मुझे लगता है अब सिचुएशन उल्टी हो गई है, भारत का पलड़ा तीनों तरफ भारी है चीन के जी। मुकाबले।
फ़क़त। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, बल्कि एक नहीं 2 दफ़ा मैंने 2 जो मुख्तलिफ जगहों पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हिंदुस्तानी आर्मी के अंदर जो मतलब हायरिंग है नए लोगों की, इंजेक्शन नहीं हो रही पिछले कई सालों से। सर इसका रीज़न क्या है? और जो अपने चीफ आ गए आर्मी चीफ, तो वो क्या अब करेंगे या मतलब वो कहेंगे मतलब ये इनफ है, हमारी जितनी फ़ोर्स है ये काफ़ी है हमारे प्रोटेक्शन के लिए? नहीं बिल्कुल कतई नहीं फ़कर, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जी, जो फ़ौज है 12 लाख के करीब थी जी, आर्मी, और ये कोविड-19 के कारण कुछ एक भर्ती नहीं हो पाई, वो अभी जी, स्टार्ट हो गई है। और जी, 2-3 बातें हैं, भारत जो है अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, और जी, ऐसे में भारत चाहता है कि उसकी टेल को कट करके टीथ को शार्पन किया जाए। तो ओके, कुछ एक लोगों को कमी पेशी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ओके, भारत के अभी जो बॉर्डर है नॉर्थ में भी है चीन के अगेंस्ट और वेस्ट में भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी, जी, तो इसलिए भारत जो है को मैन पावर की जरूरत है। मगर हम कर क्या रहे हैं, अपने फौज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एक हाँ, नया तरीका ढूंढ रहे हैं, थिएटराइजेशन कर रहे हैं। और हाँ, मुझे लगता नहीं कि ये जो भर्ती बंद थी इसकी मेन वजह थी कि जो अभी कोविड-19 था उसके कारण नहीं हुँ, हुई। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि भारत की फौज को कमी किया जा रहा है। भारत की फौज को लीन, मीन और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, हाँ, आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, थिएटराइजेशन किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये जो शायद गलत मैसेज गया है, मगर ये अब भारत की फौज जो है आधुनिक हथियारों के हुँ। साथ एक मॉडर्नाइज फोर्सेज बन रही है। फ़कत। जन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन किया और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई। आइंदा किसी और डिबेट में दोबारा आपको ज़हमत देंगे होपफुली। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मेहरबानी फ़कत। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।